हेलो क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इस टाइम आपके ऊपर प्रेशर है हाफ ईयरली एग्जाम्स का। क्लास 8 स्टूडेंट्स, आपका साइंस का पेपर है जो पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को ऐसे मानो कि आपका ये फाइनल एग्ज़ाम ही है। उतनी ही मेहनत करनी है आपको, क्योंकि आपको ये जो चीज़, अब मान लीजिए आपका सिलेबस इतना है, हाफ ईयरली में इतना आएगा, तो ये चीज़ पर जितना मेहनत अब कर दोगे ना, आप फाइनल में नहीं करोगे। फाइनल में आप इस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो इसको सिर्फ रिवीजन का काम आएगा ये। तो इसलिए इस वाले पार्ट पर जो हाफ ईयरली में आ रहा है, इस पर इतना ध्यान दो कि फाइनल में आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो इसको ढील नहीं छोड़नी है। अच्छा, हमें क्वेश्चन पेपर क्यों सोल्व करना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि इससे हमारा रिवीजन तो होता ही है, हमारी अप्रोच भी अच्छी होती है। हमारी अप्रोच भी अच्छी होती है, इसके बाद हमारा रिवीजन होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चंस कह लो आप, ये हमें सामने देखने को मिलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम ये कंसिडर नहीं करते कि ये कॉन्सेप्ट बहुत, जैसे माइक्रोबायोलॉजी का ये फादर का नाम इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको एटलीस्ट करके ही जाने हैं, और बाकी आपको सिलेबस करना है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हम सोल्व करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपना क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने, 1 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन सा है। तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती है, ये उनमें से एक है। आप लिख लो या जैसे भी आपको करना है। तो आपको पता है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसका। पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक था, तीसरा ऑप्शन आपका लुइस पेस्चर था, और आनंदा मोहन चक्रवर्ती डी ऑप्शन था। जिसमें आपको पता है कि जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक है, ये ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, ये ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया था कि ये होता क्या है। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ दीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो स्प्रेड हो सकती है इजीली। ठीक है, पर्सन टू पर्सन। तो इनमें से ए डायबिटीज़, बी अस्थमा, सी टाइफाइड और डी कैंसर। तो टाइफाइड ऐसी बीमारी है जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, किसके कारण होती है? कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड्स कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच पैथोजन कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन ए वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और डी वॉर्म्स। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि ट्यूबरक्लोसिस के जो बीमारी है किसकी वजह से, किस पैथोजन की वजह से होती है। तो आपको पता है ऑप्शन बी बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। किसका? इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर। ठीक है, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। तो वाटर अगर कंटेमिनेट हो जाए उससे कौन सी बीमारी फैलती है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, सी कोलेरा और डी इन्फ्लुएंजा। तो आपको पता है कि कोलेरा एक ऐसी बीमारी है जो किससे होती है? पानी कंटेमिनेट होता है, उसके बाद वो फैल जाती है। अगर हमने कंटेमिनेटेड पानी पी लिया या एक तरह से आप नहा लिया और वो भी आपके अंदर चला गया तो भी उससे कोलेरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। विच वन इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो जैसे आप अभी बात की थी, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो पर्सन टू पर्सन फैल जाती है। तो इनमें से कौन सी नहीं है? टाइफाइड, डायबिटीज़, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको पता है डायबिटीज़ एक शुगर, मतलब शुगर की जो मात्रा है वो ब्लड में जब बढ़ जाती है तो उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, टाइफाइड भी आपके कंटेमिनेटेड डिजीज है, मलेरिया भी, ट्यूबरक्लोसिस। तो ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल सही होगा, बाकी सारे गलत। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज ऑर्गन, सेल, टिश्यू, न्यूक्लियस। तो आपको पता है सेल। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organisms are made up of cells, which are the structure and functional units of life. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज इज अ डिफिशियंसी डिजीज। तो कौन सी ऐसी डिजीज है इनमें से जो किसी कमी होने के कारण होती है? ठीक है, टाइफाइड, कोलेरा,
गोइटर और इन्फ्लुएंजा। देखो टाइफाइड भी देखा हमने कंटेमिनेटेड डिजीज़ है, कोलेरा देखा कंटेमिनेटेड डिजीज़ है, जो आपका कंटेमिनेट हो जाता है अगर वाटर वो है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये भी टाइफाइड भी। इसके बाद गोइटर, ये किसी की कमी की वजह से होती है, और किसकी कमी की वजह से? डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन सी सही है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी होने से क्या हो जाता है? गोइटर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, केक्स एंड इडलीज फ्लफी। तो जो फ्लफीनेस आती है ब्रेड में या केक्स में, आपने देखा होगा जो वो फफूंद जाती है एक तरह से, वो उसके अंदर आपने देखा होगा किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो फूल जाती है ना, फ्लफी हो जाती है। तो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ये होता है? ऑप्शन ए वायरस, बी लैक्टोबैसिलस और सी यीस्ट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यीस्ट के कारण। ठीक है, यीस्ट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड मेकिंग द फूड आइटम्स राइज एंड बिकम फ्लफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है कि विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स बेसिकली आपको पता है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि चिकन पॉक्स होता है, वही है स्मॉल पॉक्स, उसका ही छोटा रूप होता है। तो ए लुइस पैस्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एडवर्ड जेनर और डी रॉबर्ट कोच। तो आपको पता है कि एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, फेमस फॉर हिज वर्क ऑन हिज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, साइंस बिगिंस विद एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चंस और आंसर्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी क्वेश्चंस। साइंस बेसिकली क्या है? जब हमारे दिमाग में कोई सवाल आता है तो साइंस स्टार्ट हो जाती है, साइंस अपना काम शुरू कर देती है जब भी हम कोई वाई और हाउ के साथ कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। जैसे इसको लिख लेते हैं कि साइंस बिगिंस विद वंडर with simple why and how, questions and the questions about the world around us। ठीक है, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने, 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज विद वन एग्जांपल। जैसे आपको बताया कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो स्प्रेड हो सकती है पर्सन टू पर्सन, तो उसका एक एग्जांपल भी हम ऊपर, वैसे तो ऑप्शन कई बार आपको एग्जांपल नहीं याद रहता, तो ऑप्शन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें पहले से एग्जांपल गिवन होता है क्वेश्चन पेपर में ही। ठीक है, तो ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एग्जांपल दिया हुआ था। फिर भी हम देख लेते हैं कोई भी ऐसी डिसीज जो माइक्रोबियल है, ठीक है, और स्प्रेड हो सकती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को, किसी भी चीज़ के थ्रू, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, फूड हो। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? सेक्शन बी ना, तो सेक्शन बी में कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली माइक्रोबियल डिजीज है, माइक्रोबियल दैट कैन स्प्रेड। तो जैसे कि आपने देखा कि वो माइक्रोबियल डिजीज जो किसी भी चीज़ से स्प्रेड हो सकती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, चाहे वो फिर एयर हो, वाटर हो, फूड हो या फिजिकल कोई कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अब इस कम्युनिकेबल डिजीज़ में कुछ एग्जांपल्स आपके मतलब बहुत फेमस है, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड्स थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज, या तो वो छींकता है या खांसता है, तो वो दूसरा सामने वाले हेल्दी पर्सन को कंटेमिनेट कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, गिव 2 एग्जाम्पल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं देख लेते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखो माइक्रो वर्ड से ही साफ है कि जो बिल्कुल छोटा है, मतलब छोटे से भी छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट विजिबल, इतने छोटे कि वो दिखते भी नहीं है, टू दी नेक्ड आई, हमारी नंगी आंखों से भी वो नहीं दिखते हैं, एंड कैन सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, तो सिर्फ माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, उनको क्या बोलते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो बैक्टीरिया एंड फंगाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद इन वन एग्जाम्पल। देखो नाम से साफ है, जो जिसमें यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब काफ़ी सारी,
तो कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल होगी और जिसमें ज़्यादा सेल होंगी, तो इसी की डेफिनेशन लिख लेंगे हम। कैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सेल दैट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका अमीबा। और आपका जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर में सेम उल्टा है, हैव मैनी सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, इसके साथ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे हम खुद, ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाई शुड एंटीबायोटिक्स नॉट बी टेकन फॉर वायरल इन्फेक्शंस लाइक फ्लू। तो फ्लू में आप एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं लेते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन होता है ये, इसमें क्यों नहीं लिया जाता। वाई शुड एंटीबायोटिक्स नॉट बी टेकन, और ये मतलब रिकमेंड किया जाता है कि ना ही लिया जाए। तो क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया नॉट वायरसेस। एंटीबैक्टीरिया हमेशा आपके नाम से साफ है कि एंटी बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के जो विपरीत काम करता है, तो बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन फ्लू कैसे होता है, फ्लू वायरस से होता है, तो वायरस को ये नहीं मारेगा और जिससे कि आपकी जो हेल्थ है वो सही नहीं होगी। तो इसको लिखेंगे कि नॉट वायरसेस एंड आर हेंस नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है कि राइट 2 ways टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बेसिकली आपकी डाइजेशन और आपका मेटाबॉलिज्म और आपकी हेल्थ को डिफाइन करती है। कैसे आप एब्जॉर्ब करते हो फूड को, कैसे आप उसको परफॉर्म करते हो, ये सब मिला के इम्यूनिटी कहलाई जाती है। तो इम्यूनिटी बेसिकली कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके दो वेज लिखने हैं। ठीक है, पहला वे हो सकता है कि आप ईटिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है, और सेकेंड बैलेंस डाइट रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, और दूसरी हो सकती है आपकी रेगुलर एक्सरसाइज जो हेल्प करती है आपको फिट रहने में और मेटाबॉलिज्म सही रखती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन सब सही रखती है, मेंटेनिंग हाइजीन। ठीक है, इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि है सेक्शन सी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन पहले 2 मार्क्स का था, अब 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक्सप्लेन 3 प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग वाटरबोर्न डिजीज। तो कोई भी 3 तरीके बताने हैं जो कंट्रोल करता है वाटरबोर्न डिजीज को। ठीक है, पहला बॉयल मतलब वाटर से पैदा होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे आगे रहता है। ऐसे कौन सी आप तरीके प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हो सकता है आपका बॉयल ड्रिंकिंग वाटर टू किल माइक्रोब्स। ठीक है, आप पानी गर्म कर सकते हैं जिससे कि माइक्रोब सारे मर जाएंगे। यूज़ प्रॉपर सैनिटेशन एंड अवॉइड ओपन डेफिकेशन। तो आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई, और अवॉइड कर सकते हैं ओपन डिफिकेशन। बेसिकली आप इन्फेक्ट होने से उसको रोक सकते हैं। और तीसरा हो सकता है आपका अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड। ऐसा खाना ना खाएं जो अनकवर्ड था और उसमें कोई भी माइक्रोब्स जा सकते हैं एयर के थ्रू। तो अवॉइड कंज्यूमिंग, जैसे आपने देखा होगा ठेलों पर सामान रखा रहता है खुला, तो ऐसा खाना खाने से बचें। कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड एंड वाटर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हाउ डू लाइफस्टाइल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो लाइफस्टाइल कैसे फैक्टर मतलब हाउ डू लाइफ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, हाउ डू लाइफस्टाइल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, गिव एग्जाम्पल। तो बेसिकली जैसे देखा है आपने, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है जैसे कि पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग कंट्रीब्यूशन, ये क्या करता है, ये डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और ओबेसिटी को बढ़ावा देता है। तो ये वो लाइफस्टाइल्स हैं। पूछा गया था क्वेश्चन में कि कैसे कोई लाइफस्टाइल फैक्टर हो सकता है किसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, हाउ डू लाइफस्टाइल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव एग्जांपल्स। तो बेसिकली पूछा गया है कि कैसे किसी का लाइफस्टाइल कैसे फैक्टर हो सकता है कंट्रीब्यूट करने में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने। देखो, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है बेसिकली वो कैसे फैलती हैं, किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, किसी से कोई एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या आपका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ उसके थ्रू कोई डिजीज़ नहीं फैलती, वो वाली डिजीज़ होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे बढ़ावा देता है या कैसे फैक्टर बनाता है, उसका फैक्टर बनता है आपका कोई भी लाइफस्टाइल। अब वो लाइफस्टाइल कौन से हो सकते हैं, तो वो लाइफस्टाइल हो सकते हैं आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस लाइक, पूरा आंसर लिख लेते हैं, चॉइसेस लाइक पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाने में। कंट्रीब्यूट टू डिजीज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड ओबेसिटी। ठीक है, इस तरह से एक काम करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का आपको लेबल डायग्राम बेसिकली ड्रॉ करना है। आइए कर लेते हैं। अब आपको ये डायग्राम ह्यूमन सेल और आपको प्लांट सेल का तो डायग्राम हमेशा याद ही कर लेना है। आपको पता है कि कैसे होता है, पहले आप ऐसे एक बना लेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि इसके अंदर सबसे पहले आप एक लाइन बना के ये उल्टा डी बनाओगे, फिर बनाना सिखा रहा हूँ आपको, फिर आप एक कुछ इस प्रकार से इसको कंप्लीट करोगे और एक इसमें छोटा, पहले आप एक ऐसे डी बनाओगे, ठीक है, फिर ये और इसको कंप्लीट करोगे। अब इसके अंदर आप ऐसे एक बॉक्स दिखाओगे जिसको आप बोलोगे न्यूक्लियस। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोलस। ये आपका कंप्लीटली न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस इसके बीच में है। उसके बाद आप लाइसोसोम्स ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बना दोगे सभी जगह थोड़े थोड़े, इनको आप लिखोगे लाइसोसोम्स, ठीक। इसी के बाद आप इसके चारों तरफ कुछ स्टिक्स बनाओगे ऐसे, ठीक है। इन स्टिक्स को डबल करके और ये वाली शेप दे देना, ठीक है। ये हो गए आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ होते हैं, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ होंगे, इसको आप क्या दोगे नाम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, याद रहेगा। इसी के साथ माइक्रोट्यूब्यूल। आप अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो बनाना भूल नहीं सकते हम, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। आप ये लोगे इस तरह से, एक बीज की तरह से बनाओगे और इसके अंदर क्या करोगे? दोनों तरफ से ये करोगे, ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के साथ आप एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्पेस गुब्बारा बना दोगे, इसको बोलोगे आप वैक्यूल, ठीक है। इसी के साथ जो ये पूरी बॉक्स बनाया था ये डबल करेंगे और डबल करने के बाद जो ये दीवार दिखाई देगी इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप छोटे छोटे डॉट्स बनाओगे। पहले हमने बड़े ऐसे बनाई थी बॉल्स जो कि लाइसोसोम्स थी, और डॉट्स बनाओगे क्या होंगे? ये होंगे आपके राइबोसोम्स। ये तो मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया, लेकिन जो भी आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दिया जाएगा उसके उसको टेलीग्राम पे हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसके साथ इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा और उसमें आपको डायग्राम के साथ सब चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो प्लांट सेल आपको ड्रॉ करनी है, तो प्लांट सेल आपको इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान रखो कि ये आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे टेलीग्राम पर, और आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी जिसमें क्वेश्चन पेपर और आंसर सॉल्यूशंस सारे मतलब कंबाइंड है, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बीच में न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, फिर ये वॉल हो गई, इसकी न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये जो दीवार है अंदर वाली दीवार है जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका पूरा वैक्यूल हो गया, ये पूरा वैक्यूल हो गया, ठीक है। बीच की लाइन जो आ रही है मिडिल लेमिला होगी, सेल वॉल बाहर की दीवार हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताई ये
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, सिंपल छोटी बॉल हो गई ग्रुप भरा। साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड भरा हुआ है सिंपल जो जहाँ बचेगी इसको साइटोप्लाज्म बोलोगे आप। पैरोक्सिसोम, ये छोटी छोटी बॉल होगी जिसका कलर अलग होगा, और लाइसोसोम अलग बॉल होगी जिसका कलर अलग होगा। तो इनको दिखाने के लिए आप छोटा बड़ा कर सकते हो। माइक्रोट्यूब्यूल, सिर्फ सामने ऐसे लाइंस होगी, ये माइक्रोट्यूब्यूल होगी, और प्लाज्मोडेस्माटा आपका जो बाहर की सरफेस होगी उसको बोलेंगे। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखाओगे आप? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आप स्टिक्स ही दिखाओगे जो कि ऐसे जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। जिनके ऊपर आप ये बनाओगे ऐसे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे, और जिसके ऊपर आप नहीं बनाओगे और सिंपल ऐसे बनाओगे, इनको आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्लीट करोगे अपनी प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल। तो ये तीन चीज़ दे दी गई है आपकी, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल, इनके फंक्शंस क्या है। आइए हम अपने फंक्शंस लिख लेते हैं। तो हमसे कहा गया न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। देखो न्यूक्लियस का बेसिकली काम है कंट्रोल करना सेल की एक्टिविटीज़ को, कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज़, ठीक है, सेल की एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। एंड कंटेन्स दी क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन्स दी जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, जो डीएनए कंटेन करता है। न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे जिसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए के रूप में। आपका साइटोप्लाज्म क्या काम करता है? बेसिकली ये काम करता है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ को, बोथ प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। दी साइटोप्लाज्म is the main arena of cellular activities in both plant and animal cell. Various chemical reactions होती है इसमें, various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. तो ज़िंदा रहने के लिए इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, सेल रिएक्शंस होती रहती है, जिसके कारण आपकी जो सेल है वो ज़िंदा रहती है। और वहीं बात कर लेते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या करती है? बेसिकली सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल from mechanical damages and infection, it also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20th क्वेश्चन में कहा गया कि लिस्ट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो आपके सामने कम्युनिकेबल डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इनके बीच के 3 डिफरेंस लिखने। अब आपको हमेशा डिफरेंस ऐसे याद करना होता है जैसे आप डेफिनेशन कर रहे हो, जिससे कि आपको डेफिनेशन आए तो वो भी लिख सको और आपको डिजीज़ का डिफरेंस आए तो वो भी लिख सको। आइए बात कर लेते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं। जो आपकी इधर कम्युनिकेबल, इधर नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, डू नॉट स्प्रेड, ठीक है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस हो सकता है कॉज्ड बाय पैथोजेंस, कॉज्ड बाय lifestyle, caused by lifestyle और genetics। इसके बाद
एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस एंड इधर डायबिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन डी की तरफ आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। राइट डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम जो प्रोवाइड कराएंगे आपको पीडीएफ बेसिकली, उसमें किस तरह से आंसर्स आपके लिखे होंगे आइए वो देख लेते हैं। सेक्शन डी के 21 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? दे हैव सेल वॉल। प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, एनिमल सेल में आप याद रखो प्लांट सेल, प्लांट्स एक जगह खड़े रहते हैं, एनिमल हर जगह घूम सकते हैं। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप जिससे बिचल लो ना। पेपर में क्या करना है, सोचना है कि प्लांट्स एक जगह खड़े रहते हैं, हिल नहीं सकते, इसलिए उनको वॉल की ज़रूरत है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इंसान हिल सकता है, डुल सकता है, तो वो भाग जाएगा प्रॉब्लम से, तो उसको कोई वॉल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में बेसिकली प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स। अब देखो प्लांट सेल क्या है, बेसिकली एक जगह खड़े रहते हैं, उनको खाना खाने के लिए बार बार कहीं जाना तो पड़ेगा नहीं, तो उनके अंदर मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ट्रिक बता रहा हूँ। तो लार्ज वैक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें, और यहाँ पर या तो स्मॉलर होगा या वैक्यूल होगा ही नहीं। एनिमल सेल में वो कहीं भी जाके कुछ भी खा सकते हैं, तो उनको कोई स्टोर तो करनी है नहीं कोई चीज़, तो वैक्यूल्स बेसिकली इनके पास या तो नहीं होंगे या स्मॉलर होंगे। प्लास्टाइड्स की बात कर लें, प्लास्टाइड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स और प्लास्टाइड्स आर यूजुअली एब्सेंट। यहाँ पर एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, सेम उसी तरह सेल वॉल की तरह, और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली ये एक जगह खड़े रहते हैं तो धूप से खाना बनाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, तो उनके पास फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल इन फूड प्रिपरेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल होते हैं कई बार फूड को प्रिपेयर करने में। 3 वेज एक्सप्लेन करने हैं आपको। यीस्ट, जैसे कि हमने पहले भी देखा, यीस्ट इज़ यूज्ड इन बेकिंग टू मेक ब्रेड राइज। तो ब्रेड को मतलब फुलाने के लिए, अगर आपके पास ये आटा है तो ये थोड़ी देर में फूल कर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यीस्ट की वजह से ये फफूंद गया, ये क्या हो गया, ये राइज कर गया और फ्लफी हो गया। लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस ऐसे बैक्टीरिया है बेसिकली, जो आपने देखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूध को दही बनने में हेल्प करते हैं, तो ये भी हमारा फूड प्रिपेयर करने में यूज़ होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प फर्मेंट बेटर फॉर डोसा एंड इडली मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो जो डोसा और इडली बनते हैं वो भी फर्मेंट होते हैं। तो फर्मेंटेशन किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जिसकी वजह से स्पॉन्जी और वो सॉफ्ट बनते हैं आपके इडली डोसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मेडिकल साइंस। तो पेनिसिलिन की इंपॉर्टेंस बतानी है और कभी डिस्कवर हुई थी। तो आपका पूरा ऊपर आंसर है जो कि आपको याद करना होगा। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर वो 1929 में काम कर रहे थे, जिसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर, जो एक ऐसा बैक्टीरिया था जो कल्चर ऑफ, तो सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। तो जो उनकी कल्चर प्लेट्स थी उसमें वो लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, सडनली ही फाउंड द स्पोर्स। तो बेसिकली उन्होंने स्पोर्स नोटिस किए अपने कल्चर प्लेट में जो कि ग्रीन कलर के छोटे छोटे थे। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिनकी वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो रुक जाती है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। जिस मोल्ड की वजह से वो पेनिसिलिन रेडी हो पाती है, इससे उनको पता लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, 24 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को एक्सप्लेन करना है, मेंशन करने हैं 4 प्रैक्टिसेस, 4 तरीके जो हेल्प करते हैं आपकी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। पहला हो सकता है आपका ईट, देखो अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल हेल्प्स प्रिवेंट डिजीज से बचाता है, इंक्रीज करता है लॉन्जिविटी को। लॉन्जिविटी बेसिकली आपकी जीने की क्षमता, और एंड बूस्ट मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग। तो इसमें क्या हो सकता है, आप ईट करते हैं न्यूट्रिशस एंड बैलेंस डाइट। जो आपकी डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और न्यूट्रिशियस होनी चाहिए।
तो आपकी जो न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट है वो इसको मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है, आपकी जो एडुकेट स्लीप है, जो आपकी ज़रूरी नींद है और आपका रेस्ट है, वो उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है। और मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइड स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस को अवॉइड करोगे, अब पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करोगे, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने में। ठीक है, ये 4 प्रैक्टिसेस आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। इस तरह से हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करके कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी और आप पेपर में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और आपके सामने आपके सिलेबस से वो क्वेश्चंस आए हैं जो आपने उम्मीद नहीं की होगी कि ये पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करते रहेंगे और आपको टेलीग्राम पे इसका क्वेश्चन पेपर के साथ पूरी आंसर शीट PDF के साथ कंबाइंड होकर मिलेगी। मिलते हैं आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।